हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का अनशॉर्ट पेपर का सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको प्रोवाइड करा दिए थे। आई होप कि आपने वो सभी प्रश्न देख लिए होंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो, बिकॉज बच्चों वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत कम है यार। अनशॉर्ट पेपर चल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है मैथ के अंदर, और आप इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बच्चों, अनशॉर्ट पेपर इस टाइम सबसे ज़्यादा बेहद जरूरी है। आप लोग बुक्स वगैरह सब छोड़ दीजिए, सिर्फ अनशॉर्ट पेपर पर फोकस कर लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने कराई है उस पर आपके वाकई में मैथ में 90+ ही नंबर बच्चों आएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको लग रहा है कि हम बच्चा पक्का मैथ में जो है फेल हो जाएंगे, तो अनशॉर्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर लो, वो रियली 70-80+ नंबर आराम से ले आएंगे बच्चों, ठीक है। बट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, फॉर्मूला याद करके जाना, और अनशॉर्ट पेपर का आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। रियली बता रहे हैं, मैथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अभी भी बहुत टाइम है, इतने टाइम अगर आप लगे रहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। चलिए बच्चों, तो टाइम को जाहिर ना करते हुए हमने आपको सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों करा दिए थे 2019 के बच्चों, ठीक है। यानी हमने आपको 3 के का तक करा दिए थे, आज आपका 3 का खा चलेगा, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे, ठीक है। तीसरे का खा प्रश्न देखिए, हमें इसमें दे रखा है एक सारणिक दिया है और जिसके अंदर अवयव दे रखे हैं 1 1 1 x प्लस अल्फा y प्लस बीटा z प्लस गामा, एंड अगला जो थर्ड कॉलम में दे रखे हैं y प्लस z माइनस अल्फा, z प्लस x माइनस बीटा एंड x प्लस y माइनस गामा, और बराबर में कितना है 0 है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसान है। किसी सारणिक का मान 0 कब होता है आप मुझे ये बता दीजिए। मैंने यहाँ पे हाल ही में बच्चों वीडियो प्रोवाइड किया था सारणिक का, जिसके अंदर मैंने सारणिक के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और फॉर्मूलाज बताए थे। उसमें मैंने ये वाली बात बताई थी, किसी भी सारणिक का मान 0 कब होता है, जब उस सारणिक की कोई 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव समान हो, या कोई 1 रो या 1 कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। देखिए, इसको 0 लाना तो बस वही कभी ट्रिक बनाइए आप। तो पहले इसमें आप ऑपरेशन लगाइए बच्चों, इसमें आप ऑपरेशन लगाइए कि आप इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे। तो आप इसमें ऑपरेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो 1 1 1 है, और ऐसा कुछ कर लीजिए कि कुछ और 1 1 बन जाए। तो ऐसा करिए, आप इसमें ऑपरेशन लगाइए C2 चेंज C2 प्लस C3, यानी C2 चेंज करना है और C2 में C3 को ऐड करिए भाई। तो देखिए C1 तो आपका एज इट इज रहेगा, C2 में C3 को ऐड करो। जब x प्लस अल्फा में y प्लस जेड माइनस अल्फा को ऐड करेंगे तो गौर दीजिएगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा नहीं बचेगा। जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा और माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, यहाँ पर माइनस बीटा से माइनस बीटा, y प्लस जेड प्लस एक्स, इट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा से माइनस गामा से प्लस गामा कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा, y प्लस जेड माइनस अल्फा, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा एंड x प्लस वाई माइनस गामा। अब गौर दीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर दीजिए, C2 में से सेकंड कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड ले लीजिए आप कॉमन। तो यहाँ तो आपका ये 1 1 चल ही रहा है, यहाँ से ये चीज़ निकल गई, तो क्या बचा 1 1 1, और फाइनली y प्लस जेड माइनस अल्फा, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा एंड x प्लस वाई माइनस गामा आपका बचा। अब देखिए, आप इस सारणिक में पहला कॉलम दूसरा कॉलम क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे C1 बराबर C2, अतः सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट कि x प्लस वाई प्लस जेड और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाइनली 0 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिस इज योर RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको करना था। तो ऑपरेशंस आपको लगाने हैं समझदारी के साथ, अकॉर्डिंग टू प्रूफ। रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए।
हम चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हम 4 चैप्टर के फॉर्मूले आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगला जो प्रश्न है तीसरे का गा गमला, ये अवकल समीकरण से है बच्चों। थर्ड का गा प्रश्न, देखिए इसमें क्या कर रहा है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस साइन y। ठीक है, इसको हल करना है प्यारे। तो देखिए इसमें लगाएंगे हम वेरिएबल सेपरेबल रूल, यानी एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं इसे चर राशियों के पृथक्करण से, तो करिए भाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर और इसका करेंगे आप इधर, तो ये चीज़ आएगी इधर, तो y प्लस साइन y और ये dy और इसका इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समाकलन ले लो। समाकलन लेने पर समाकलन का सिंबल ले लो भाई, तो यहाँ समाकलन का सिंबल लेंगे तो इंटीग्रेशन y प्लस साइन y और यहाँ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए प्यारे। इधर y के सापेक्ष होगा बिकॉज डी वाई है, इधर x के सापेक्ष होगा बिकॉज x है। ओके, तो y का इंटीग्रेशन y की पावर 1 का होगा, y की पावर 2/2 और प्लस साइन y का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के कॉस y, और y का अगेन करेंगे तो 1 होगा, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा और x का क्या होगा 2x। ठीक है, c इधर भी ऐड होगा इधर भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली क्या हो गया, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस y इज इक्वल टू x और 2x कितना हो गया 3x। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपका ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, आपके सभी आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अनसॉल्व्ड पेपर का एक एक सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर सेट जितनी भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। रियली बता रहा हूँ, मैथ में आप पक्का फाड़ के आएंगे पेपर को, बेहतरीन सॉलिड पेपर होने वाला है। बशर्ते कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और अनसॉल्व्ड पेपर आपको जो हमने कराया बहुत अच्छे से आता हो। हर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है प्यारे। तो जो अगला प्रश्न है इसमें वो है कि एक वक्र दे रखा है हमें। ठीक है, ये आपका थर्ड का घा प्रश्न, हमें वक्र दिया है प्यारे। वक्र क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। ठीक है, और बिंदु दे रखा है x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। यानी इस वक्र को स्पर्श करके x इज इक्वल टू -2 पर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। यानी उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस वक्र को छू के जा रही है, किस पर, x इज इक्वल टू -2 पर। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको पता ही है क्या चाहिए, वो बिंदु चाहिए जिस पॉइंट पर जो रेखा है वो इस वक्र को छू के जा रही है, और उसकी प्रवणता चाहिए। तो दो चीज़ मिल जाए तो फिर हम आराम से जो है स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, इस वक्र का कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो करिए प्यारे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए y का अगर हम करेंगे तो y का होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और -4x का 1 एंड -5 का 0। तो फाइनली dy ओवर dx किस पर निकालना है, x इज इक्वल टू -2 पर। तो लगाइए 2 इंटू -2 -4, तो फाइनली हो गया ये -4 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से जो प्रवणता है वो आ गई आपकी -8, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बिंदु चाहिए आपको, तो x इज इक्वल टू -2 तो है बट y की वैल्यू नहीं है, तो इसे उठा के फर्स्ट में लगा दो। तो x इज इक्वल टू -2 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो लगाइए, तो y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 -5, तो -2 का स्क्वायर +4 हो गया, और ये प्लस के 8 एंड -5, 8 और 4 12 -5, तो फाइनली 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई, यानी बिंदु आ गए हमारे पास
x कॉमा वाई, या x1 कॉमा y1 भी बोल सकते हैं। कितने आ गए, x की वैल्यू आ गई हमारे दे ही रखी थी कितनी -2 और y की वैल्यू आ गई 7 और प्रवणता आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता m = -8। अब स्पर्श रेखा का समीकरण बचपन से पढ़ते आ रहे हो, होता क्या है प्यारे, स्पर्श समीकरण होता है y - y1 = mx - x1, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 कितना है प्यारे 7 = m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी -8 और x - x1 की वैल्यू कितनी है -2 और एक माइनस पहले से आ रहा तो +2। तो फाइनली y - 7 = -8x और -16 इधर बुला लो तो +8x और +y -16 इधर आ जाएगा +16 और -7 तो +9 बचे बराबर 0। ये आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है, जो इस वक्र को बिंदु x = -2 पर स्पर्श करके जा रही थी बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, सभी क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको कोई 1% भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपने अगर सिलेबस पढ़ रखा है, हमने पूरा सिलेबस कराया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बच्चों। तो देखिए बच्चों आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका यस 4th यानी तीसरा खंड आपका कंप्लीट हुआ। 4 का इसमें देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि वक्र y = x² - 4x - 5, ठीक है, यही है ना, यस यही है, ये तो सब करा दिए थे हमने, हाँ। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है बच्चों कि यदि f a to b तथा g b to c एक ही है, यानी ये दिया है हमें, क्या दिया है कि f कोई फंक्शन है और a से b पर, ये फंक्शन f है कोई a से b पर, ये क्या है एकैकी है, एकैकी है, तथा g कोई फंक्शन है b से c पर, ये भी एकैकी है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि जो फंक्शन है GOF A to C भी एकैकी होगा, ये हमें प्रूफ करना है भाई, ठीक है। यानी कोई फंक्शन है f कोई a to b वो एकैकी है, फिर और कोई फंक्शन है g b से c पर वो भी एकैकी है, तो प्रूफ करो GOF A to C भी एकैकी होगा। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स मान लेते हैं। सेट यहाँ पर 3 सेट की बात हो रही है A B C, तो लेट कर लेते हैं। माना A बराबर ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लिया A बराबर x y z, ठीक है, एंड B बराबर मैंने मान लिया अपनी तरफ से कोई भी L M N, ठीक है, एंड सेट C बराबर मैंने मान लिया कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी ले लीजिए यार, कुछ भी ले सकते हैं, वैसे 1 2 3 ले लिया, ठीक है, समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए प्रश्न में हमसे कहा है कि A से B पर जो फंक्शन है, फलन है, वो एकैकी है और B से C पर है वो भी एकैकी है, तो प्रूफ करो A से C पर भी एकैकी होगा। तो देखिए हम इसको एरो डायग्राम से करेंगे, ठीक है, प्रतिचित्रण के माध्यम से। तो देखिए ये मान लीजिए मैंने एरो डायग्राम बना लिया, ये सेट A है और ये वाला सेट B है, और x के अंदर मैंने लिख लिया, सेट A के अंदर लिख लिए A के एलिमेंट x y z, और सेट B के अंदर लिख लिए B के एलिमेंट L M N। अभी एक ही है, इस पर कोई फंक्शन है A to B और ये एक ही है बच्चों। तो एक की शर्त क्या होती है कि सेट A का एक एलिमेंट सेट B के एक ही एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए और सेट A का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो मतलब ये एक ही है, तो इसको क्या कुछ किसी मतलब जो है आप किसी को भी किसी से मिला दो, बट एक ही होना चाहिए, आप ऐसा मिलाइए। तो देखिए मैंने x को मान लीजिए मिला दिया m से, ठीक है, g को मिला दिया मैंने, सॉरी y है ये ना, y को मिला दिया मैंने l से और z को मिला दिया मैंने n से। तो क्या ये एक ही है? ऑफ कोर्स एक ही है, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही के साथ तो मिल रहा है और एक का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है, इट मीन्स ये एक ही है, ठीक है। ऐसे ही एक ही है, एक ही है, ऐसे ही B to C भी एक ही है। तो B से C पर बनाओगे एरो डायग्राम,
ये ले लिया बी मैंने, ठीक है, और ये ले लिया सी। तो बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे एल एम एन, और सी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब इनको भी एक एक ही प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ नहीं करना, ये तो है एक एक ही। ए टू बी भी एक एक ही है और बी से सी पर भी ये एक एक ही है, तो इसको भी आप किसी को भी किसी से मैपिंग कराओ, ये भी एक एक ही है, तो एक एक ही के हिसाब से मैपिंग करा दो। यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करो और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे। तो मान लीजिए मैंने इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, तो क्या एक एक ही है? बिल्कुल एक एक ही है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट से तो मिल रहा है, और कहा भी था हमसे प्रश्न में ये एक एक ही है, इसलिए हमने इसको एक एक ही किया है। अब हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि भाई ए से बी पर तो एक एक ही दिया है, बी से सी पर भी एक एक ही दिया है, तो ए से सी पर भी एक एक ही होगा, ये प्रूफ कराना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बी है, बी सेट है, इसको मिला दो, मतलब इसको एक ही जगह लिखो, जो हमने अलग अलग लिख लिए हैं तो इसको एक ही जगह लिख दो, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर आ जाइए। जैसे हमारा जो ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं एक्स वाई जेड, बी है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं एल एम एन, इससे इस पर ये एफ कोई फंक्शन है, और एक यहाँ बना लीजिए आप सी। दोबारा बी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बी इसके साथ भी काम करेगा और ये भी इसके साथ भी काम करेगा। इसके एलिमेंट है 1 2 3। अब देखिए प्यारे ध्यान से समझिएगा, x किसके साथ मैपिंग कर रहा था, m के साथ, x m के साथ, y था l के साथ, और z था n के साथ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो l किसके साथ था, 3 के साथ, तो l था 3 के साथ, m था 1 के साथ, और n था 2 के साथ, ठीक है। तो a टू b देखें तो ये भी एक एक ही है, b टू c देखें तो ये भी एक एक ही है। प्रूफ दैट कि a टू c भी एक एक ही होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए GOF लाना है, तो हमारा जो f है इसे पहले लिखेंगे, f वाले को लिखेंगे पहले, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे GOF A टू C। तो देखिए GOF A टू C, तो f यहाँ पर देखिए fx, और fx किससे मैपिंग कर रहा है, m के साथ में, तो यहाँ कहते हैं fm, और m किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 1 के साथ में, तो 1। फाइनली fx पर क्या आया, हमारा 1 आया। देखिए fx x के साथ मैपिंग कर रहा है m, और m कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ, तो फाइनली fx पर कितना आया, 1 आया। ऐसे ही y किससे मैपिंग कर रहा है, l, और एक l किससे मैपिंग कर रहा है, 3, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही fz, तो z किससे मैपिंग कर रहा है, n से, और n किससे मैपिंग कर रहा है, 2 से, तो 2 आ गया। यानी fx पर 1, fy पर 2, fz पर 3। तो इनका एरो डायग्राम बनाओ आप, एरो डायग्राम बनाइए आप इसका। तो ये a हो गया और ये c हो गया, और इससे इस पर कोई फंक्शन है, तो x a के, y और z, और इसके 1 2 3। तो x किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 1 के साथ, तो x 1 के साथ, y 3 के साथ, तो y 3 के साथ, और z 2 के साथ, z 2 के साथ। तो क्या एक एक ही है, ऑफ कोर्स एक एक ही है, ठीक है। तो आपको a टू b एक एक ही बना के रखना है, b टू c एक एक ही बना के रखना है, फिर इसको एक ही जगह लिखना है b वाले को। और फिर x किसके साथ, x पर क्या मिल रहा है, x मिल रहा है m से, m मिल रहा है 1 से, इट मीन्स x 1 के साथ मैपिंग करेगा। ऐसी y मैपिंग कर रहा है l से, l कर रहा है 3 से, तो y 3 से मैपिंग करेगा। z मैपिंग कर रहा है n से, n कर रहा है 2 से, तो z 2 से मैपिंग करेगा। और इनका अलग से एरो डायग्राम बना दो, अब चेक करो क्या एक एक ही है, ऑफ कोर्स एक एक ही है। लिख देंगे अतः GOF A टू C भी एक ही है, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से चुन लेने हैं, और जो कहा है वही करना है। A टू B का की दिया है तो बना लो, B टू C का की दिया बना लो, और फिर A टू C चेक करो बना के एरो डायग्राम, और कौन कौन से एलिमेंट्स A के C के साथ मैपिंग कर रहा है उन्हें मिला के फिर चेक करो एरो डायग्राम एक ही है या नहीं है, तो आपका एक ही निकल के आएगा। अगर A टू B B टू C आपने एक ही बनाया है तो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगले सवाल में हमसे कहा है बच्चों, देखिए अगला सवाल आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल में यार कई बार कहा चुका हूँ, काफ़ी लेंथी हैं। ये है 4th का खास सवाल, मैं आपको लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर हमें एक a बराबर आप भी दे रखा है 3/3 का, 2 to 1, बहुत बार करा चुका हूँ इन क्वेश्चंस को, तो बोर हो गया हूँ मैं भी करा के, आप स्वयं कर लीजिएगा। और हमें
मान निकालना है बच्चों किसका, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप स्वयं कर लीजिएगा यार, ए स्क्वायर को लिखिएगा a इंटू ए माइनस 5 इंटू ए और प्लस 6 और i की वैल्यू स्वयं बना लीजिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इकाई तत्सम का भी। अब a हमारे पास है, a की जगह a का मान, ठीक है, फिर इंटू फिर इस वाले a की जगह a का मान, फिर माइनस 5 इस वाले a की जगह a का मान यही वाला और प्लस 6, इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा। यहाँ से एक आपको क्या मिलेगा, आप भी मिलेगा, 5 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक आप भी मिलेगा प्लस 6, फिर इनमें से इसके जो एलिमेंट आएंगे और इसके एलिमेंट होंगे, इसको इसमें से घटाइएगा, इसमें से घटाइए, घटा के एक और आप भी मिलेगा आपको घटाने के बाद और प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस यही आपका आंसर 6i है ना, ये 6i था, यहाँ पे i की जगह i की वैल्यू लगा देना, ठीक है। ये 6 का अंदर गुणा करेंगे आप इसमें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a की जगह a का मान, इस वाले a की जगह इस वाले का मान माइनस 5, फिर इस a की जगह a का मान 6, ये i की जगह i का मान, इनका जब आप आपस में गुणा करोगे तो एक आपको आप भी मिलेगा, 5 का अंदर गुणा करोगे एक आप भी मिलेगा, 6 का अंदर गुणा करोगे तो आपको एक और आप भी मिलेगा। इनको इसमें से घटा देना, इनको इसमें से घटाने के बाद आपको एक आप भी और मिलेगा भाई, जब इसमें से इसे घटाओगे तो एक आप भी मिलेगा और फिर ये बीच में प्लस एक आप भी ये वाला, अब इनको जोड़ देना, जोड़ने के बाद एक आप भी और मिलेगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। कर लेंगे यार, बहुत सिंपल है, मैंने आपको वैसे भी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दिया, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन इतने ऐसे आ रहे हैं यार, ये आपके लेवल के नहीं है, 10th क्लास का सवाल है, आपको 12th में दे दिया है। ये लीप ईयर वाला सवाल है, चलो देख लेते हैं। चौथे का गा प्रश्न है, तो इसमें ये कह रहा है कि एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ भैया। हाई स्कूल में आता है बच्चों ये सवाल। एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो ये बताइए लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। भाई वर्ष दो प्रकार के पढ़ते हैं हम, एक साधारण वर्ष और एक लीप ईयर, जिसे हम जो है लीप ईयर ही बोलते हैं। आई थिंक एक लोंद का महीना लोंद का कुछ साल बोलते हैं उसे, ठीक है, हिंदी में देख लेना आप। तो साधारण वर्ष जो होता है सिंपल ईयर, साधारण कैसे लिखते हैं भाई, साधारण, ठीक है। साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं बच्चों 365 डेज, ओके। एंड एक होता है लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, इसमें जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो लीप ईयर है 366 दिन वाली जो साल है उसमें जो रविवार 52 रविवार होने की प्रायिकता निकालनी है, 52 रविवार। तो ये बताइए एक रविवार कितने दिन में आता है। तो एक रविवार जो आता है बच्चों वो आता है आपका एक सप्ताह में, ठीक है। तो 52 रविवार कितने सप्ताह में आएंगे, 52 सप्ताह में आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए 7 दिन में रविवार कितने आते हैं भाई, तो एक रविवार आता है भाई, ठीक है। 7 दिन में एक रविवार, तो भाई कुल मिला के 7 दिन में आते हैं एक रविवार, यानी एक सप्ताह हो गया। तो भैया 7 दिन में एक रविवार, तो 366 दिन में कितने रविवार आएंगे, तो फिर भाग देना पड़ेगा क्योंकि 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, या फिर ऐसा कर लो 366 दिन में कुल सप्ताह निकाल लो, 366 दिन, या कह सकते हैं लीप ईयर में, लीप ईयर में कुल रविवारों की संख्या या सप्ताहों की संख्या एक ही बात है, जितने सप्ताह आएंगे उतनी रविवार आएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 366 में भाग देना पड़ेगा 7 से, 7 पंजे 35, फाइनली 1 और यहाँ 6, 7 दूनी 14, रेसिप्रोकल बच रहा है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 366 दिन में कुल रविवारों की संख्या, तो 52 रविवार पढ़ते हैं भाई।
तो 52 रविवार आते हैं कुल, जो है 366 दिन में। अब देखिए बचे कितने दिन, ये 2 दिन बचे। अब ये 2 दिन जो शेष बचे, इनमें रविवार कब कब आ सकता है? इनमें रविवार 2 तरीके से आ सकता है। एक, या तो आपका पहले आए शनिवार फिर आए रविवार। भाई इन शेष 2 दिन बचे हैं आपके, भाई कुल 366 दिन में 52वां रविवार आ रहा है और 2 दिन शेष बच रहे हैं, ठीक है, 2 दिन शेष बच रहे हैं। और हमसे 53वां रविवार होने की प्रायिकता पूछी है, तो 52 रविवार तो पूरे पूरे आ रहे हैं, 366 दिन में 52 रविवार तो पूरे पूरे बैठ रहे हैं, प्लस 2 दिन और शेष बच रहे हैं। तो उन 2 दिनों में से ही एक दिन कोई रविवार हो, इस बात की प्रायिकता याद करनी है। अगर वो उन 2 दिनों में से ही किसी एक दिन रविवार होगा, तो रविवार को तो कितने पड़ेंगे इस लीप ईयर में? 366 पड़ेंगे, वो जो 53 पड़ेंगे, क्योंकि 52 रविवार तो हो गए पूरे पूरे। और जो शेष 2 दिन बचे हैं, अगर उनमें से रविवार किस दिन पड़ेगा, तो रविवार कुल पड़ेंगे 53 उस लीप ईयर में। तो रविवार 2 तरीके से पड़ सकता है, एक तो शनिवार पहले आ जाए फिर बाद में रविवार आ जाए, या पहले रविवार आ जाए, पहला दिन रविवार हो, दूसरा दिन सोमवार हो जाए, सोमवार। तो 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये 2 दिन कितने दिन में से हैं? ये 7 दिनों में से बचे हैं। भाई ये जो रविवार आएगा, ये जो रविवार आएगा, ये किन दिनों में से आएगा? 7 दिनों में से किसी एक दिन रविवार आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 53वां रविवार होने की प्रायिकता। तो ये जो शेष 2 दिन बच रहे हैं, ये किन्हीं 7 दिनों में से हैं, और इनमें से किसी एक दिन रविवार होगा। तो 2 और बट्टे कितने दिन में से बच रहे हैं? 7 दिन में से, तो 2 बट्टे 7, ठीक है। जो शेष 2 दिन बचे हैं, इनमें से किसी एक दिन रविवार होगा, और ये जो 2 दिन बचे हैं शेष, ये किसी सप्ताह में से बचे हैं, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इट मीन्स 2/7। तो जो 53वां रविवार होने की प्रायिकता होगी वो 2/7 होगी किसी लीप ईयर में। प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लेवल का नहीं है, बट मैंने करा दिया है, फिर भी किस्मत खराब होती तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है।